आज की वीडियो का टॉपिक है रोमांटिक पीरियड और इसका टाइमलाइन है 1780 से 1840 तक। अब आपको डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट इसकी टाइमलाइन मिलेगी। कुछ लोग 1770 से 1850 तक कहते हैं, कहीं पे आपको 1780 से 1840 तक मिलती है, लेकिन उसका पीक टाइम जो है वो 1780 से 1840 ही है। इसके अलावा इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यू आइडियाज़ फ्लरिश हुए और ट्रेडिशनल स्टाइल से हट के जो है वो काम किया गया। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में जितने भी एराज हैं उनमें सबसे शॉर्टेस्ट एरा है और इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसके अलावा मेन आइडियाज़ जो थे वो बेस करते थे लव फॉर नेचर पे, इक्वालिटी पे, ह्यूमन फ्रीडम पे कि तमाम इंसानों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और फिर रूरल लाइफ को काफ़ी आइडियलाइज किया गया। और चूँकि इसका थीम या रोमांटिक पीरियड में आपको लव फॉर नेचर जो है वो काफ़ी डोमिनेट नज़र आता है, तो उसमें आपको स्काई, स्टार्स, ओशंस, इस तरह के सिंबल आपको पोइट्री और लिटरेचर दोनों में देखने को मिलते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो रोमांटिक एरा के राइटर्स या जो पोइट्स थे वो पॉलिटिकली काफ़ी इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से। और फिर सिर्फ यहीं पे नहीं, काफ़ी ममालिक जैसे ग्रीस, स्पेन या पोलैंड में आज़ादी की जंग लड़े थे लोग। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, ये 10 साल जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जारी रही। और फ्रांस में ये जो इनकलाब आया था वो कुछ यूँ था कि फ्रांस का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। पहली स्टेट क्लर्जी उसमें आते थे, यानी चर्च के जितने भी लीडर्स थे वो इंक्लूड होते थे। सेकंड स्टेट में नोबल यानी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे। और थर्ड स्टेट में कॉमन लोग आते थे। अब ये जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थी ये जो है काफ़ी हैवी टैक्स इम्पोज करते थे आम लोगों पे और फिर उनके पैसों पे अय्याशी करते थे। जबकि फ्रांस में आम लोगों की यह हालत थी कि उन्हें ब्रेड भी नहीं मिलती थी खाने को। तो वो लोग जो है फिर काफ़ी उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने फ्रीडम, इक्वालिटी के काफ़ी आवाज़ उठाई और काफ़ी लोग इस पे कैद भी हुए। काफ़ी जो है वो खून खराबा हुआ, लेकिन 10 साल बाद जो है वो लोग इक्वालिटी हासिल करने में कामयाब हो गए। तो जो रोमांटिक एरास के राइटर्स थे वो इस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर थे कि एक इंसान को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उसे फ्रीडम होनी चाहिए। फिर सोशली जो है वो उन्होंने जो यूजुअल कन्वेंशन से या जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे उनसे हट के उन्होंने काम किया और फिर न्यू आइडियाज़ जो हैं वो सोसाइटी के सामने लाए, ना कि वही जो है वो पुराने घिस्से पट्टी जो आइडियाज़ थे उन पे उन्होंने बात की। फिर थर्ड जो है वो नेचर से काफ़ी फैसिनेट थे। आप जितने भी रोमांटिक एरा के पोइट्स देखेंगे उनकी पोइट्री में आपको नेचर का एलिमेंट ज़रूर नज़र आएगा। उसके अलावा वो जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या फिर जो है आप कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स यानी स्पिरिट्स, फेरीज़, इनके बारे में आपको उनकी पोइट्री में ये एलिमेंट्स जो हैं काफ़ी डोमिनेट करते हैं। रोमांटिक एरा के पोइट्स को 2 जनरेशन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और विलियम ब्लेक हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर पोइट्री नेचर से रिलेटेड है, तो इन्हें द पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये हर चीज़ में एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तलाश करते थे एंड ही कनेक्ट्स नेचर विद स्पिरिचुअलिटी एंड ही बिलीव्स कि अगर आपके अंदर फितरत से लगाव है तो इट्स ऑब्वियस कि आप इंसानियत से भी हमदर्दी या प्यार रखते हैं। इसके अलावा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी सपोर्टर थे। देन एस.टी. कॉलरिज हैं, इन्हें सेज ऑफ हाई गेट कहा जाता है क्योंकि हाई गेट वो जगह थी जहाँ पे ये रहते थे। इसके अलावा ये भी नेचर के एडमायरर थे, बट इनकी पोइट्री में स्पिरिचुअल एलिमेंट की बजाय हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स काफ़ी डोमिनेंट नज़र आते हैं। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री इज़ कि ये चीज़ों को काफ़ी एक्सैजरेट करते हैं। अगर इनकी एक पोइम देखी जाए द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, तो इसमें हमें एक्सैजरेशन बहुत हद तक मिलती है। देन थर्ड पोइट इज़ विलियम ब्लेक और इन पे रिलीजन का काफ़ी इन्फ्लुएंस था एंड ही क्लेम्स कि इन्होंने एंजल्स को देखा हुआ है। इसके अलावा ये अपनी एज के सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ से काफ़ी अवेयर थे और उनकी एक झलक उनकी पोइट्री में भी नज़र आती है। देन इनकी पोइट्री जो है इनके मरने के बाद ज़्यादातर पब्लिश हुई और इतनी अटेंशन इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसे पोइट नहीं मिली थी। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह इनकी पोइट्री में भी हमें स्पिरिचुअल
एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड जनरेशन में शेले हैं, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। अब शेले काफ़ी रेवोल्यूशनरी पोइट थे और इनकी पोइट्री में काफ़ी रेडिकल आइडियाज़ थे एंड ही वांटेड टू सी अ सोशल चेंज एंड ही रिबेल्ड अगेंस्ट द ट्रेडिशनल आइडियाज़। तो इस वजह से बहुत से कंजर्वेटिव पीपल ने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया, बट इनकी पोइट्री में हमें कुछ ग्रेट लाइफ लेसन्स देखने को मिलते हैं। जैसे इनकी पोइम है ओzymandias और इसमें बताया गया है कि पावर एक टेम्पररी चीज़ है। कोई बादशाह हो या कोई भी इंसान, तो उसकी पावर एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। देन जॉन कीट्स हैं और जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें से इनकी डेथ काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी, एट द एज ऑफ 26। तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, सो ही सीक्स प्लेयर इन इमेजिनेशन वेयर ही क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड एंड एंजॉयज द कंपनी ऑफ नेचर। और बाकी जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने सोशल इश्यूज़ को काफ़ी एड्रेस किया, बट जॉन कीट्स नेचर तक ही लिमिटेड रहे और इन्होंने नेचर की ब्यूटी को ज़्यादा एक्सप्लोर किया और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। एंड देन लॉर्ड बायरन है, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ लिटरेरी फिगर ऑफ बायरॉनिक हीरो। और इनकी भी कुछ पॉइंट्स बहुत रेडिकल हैं एंड क्रिटिक्स बिलीव के ही वॉज मॉरली एंड पोलिटिकली डेंजरस टू इंग्लिश सोसाइटी और ही वॉज नोटोरियस फॉर मैनी अफेयर्स। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब ये वफात पाई थी इन्होंने, तो इनका जो दिल था वो ग्रीस में बड़ी किया गया था, क्योंकि ग्रीक्स जो हैं इन्हें अपना एक नेशनल हीरो कंसीडर करते थे, जबकि इनकी बाकी बॉडी जो है वो इंग्लैंड लाई गई और इंग्लैंड में दफन की गई। And here we have a very famous definition of poetry by William Wordsworth, and it says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. अब इसका मतलब क्या है कि पोइट्री शुड बी a continuous stream of thought. ये नहीं होना चाहिए कि आप घंटों सोचते रहें और उसके बाद पोइट्री लिखें. In fact, it should come naturally to you and it should not be artificially constructed. So it was all about this video. I hope you liked it. Don't forget to share and subscribe. Thank you very much.